तो बहुत बहुत स्वागत, ओवर टू यू। हम लोग के साथ नीतीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं और उद्योग में बिहार नए नए आयाम अपने गढ़ रहे हैं। सबसे पहले सर सवाल आपसे ये रहेगा, जो क्या कुछ आपके पास बिहार को आगे ले जाने का प्लानिंग है, उस पर क्या कुछ काम हुआ है, आगे क्या कुछ होना है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी जाना पड़ेगा कि बिहार के औद्योगिकीकरण को, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है जी समय को कि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है या इन्वेस्टमेंट नहीं आते हैं। तो अगर हम 1950s के दशक में हम जाएं तो उस समय की एक फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी थी और वो एक समय था जब बिहार और झारखंड एक प्रदेश था। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी ने बिहार को बहुत सीवियरली अफेक्ट किया। फिर दूसरा एक अपॉर्चुनिटी आया 90s में, जब इंडियन इकोनॉमी खुलने लगी, तो जब स्टेट्स आगे बढ़ बढ़ के अपने पॉलिसीज बना के उसका एडवांटेज लेने लगे तो उससे भी हम वंचित रहे। 2005 के ऑनवर्ड्स 2006 में बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई और उसके बाद धीरे धीरे निवेश बढ़े, लेकिन निवेशक की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो वो वहीं निवेश करना चाहेंगे जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, जहां की पॉलिसीज अच्छी हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो और एक इकोसिस्टम ऐसा मिले जो इन्वेस्टर्स के अनुकूल हो। तो थोड़ा उसमें समय लगा, लेकिन साथ ही साथ बिहार में इन्वेस्टमेंट या निवेशकों का रुझान बढ़ता गया। विगत कई लास्ट फ्यू इयर्स में अगर आप देखेंगे, जब 2016 की हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, उसके बाद से कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छा करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बहुत अच्छा करने लगा, फूड प्रोसेसिंग हमारा अच्छा करने लगा। तो इसको देखते देखते आज हम इस स्थिति में आए हैं कि एक बिहार का डिस्कशन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के तौर पर देश स्तर पर होने लगा, क्योंकि आज हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। आप किसी भी स्टेट से कंपेयर करें तो या तो हम उनके बराबर हैं या हम उनसे बेहतर भी हैं। और अभी राज्य मंत्री परिषद ने पिछले महीने इंडस्ट्रियल प्रमोशन पैकेज एक हम लोग लाए हैं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के बाद। वो बहुत एग्रेसिव है और डिफरेंट स्टेट्स के जब हम पॉलिसीज को देखते हैं तो बिहार में ने एक ऐसा पॉलिसी लाया जिसमें हम फ्री लैंड भी दे रहे हैं, हम 15 साल के लिए हम SGST रिएम्बर्समेंट भी दे रहे हैं, एक्सपोर्ट सब्सिडीज भी दे रहे हैं। तो आज एक वातावरण जरूर बन गया है और उसका परिणाम है कि बड़े निवेश भी आ रहे हैं। अब 1000 करोड़ से अधिक के भी निवेश बिहार में आने लगे हैं। तो मैं मानता हूं कि बिहार आज स्थिति में खड़ा है कि एक इंडस्ट्रियल टेक ऑफ के लिए अब हम तैयार हैं और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। दूसरा ये सवाल है, देखिए आप के बारे में जब चर्चा होती है, बात होती है, तो ये सबके जहन में आता है जो पढ़े लिखे अच्छे घराने से जो है आप व्यक्ति हैं। लेकिन बिहार में जिस प्रकार से जो है उद्योगों को लेकर के आपने कह रहे हैं, जो लोगों के रुझान जो हैं, जो उद्योगपति उनका रुझान जो है बिहार की तरफ मूव कर रहा है, तो अभी अगर बात की जाए जब से आप 2024 से जब आप इस विभाग को संभाले हैं, तो इसमें कितना कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? कितने लोगों से आपकी जो बातचीत हुई है, कितने लोगों ने इन्वेस्ट को लेकर के अपनी प्लानिंग बताई है, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। देखिए 2024 के दिसंबर में जब हम लोगों ने बिहार बिजनेस कनेक्ट किया, जिसको आम भाषा में आप इन्वेस्टर्स मीट कह सकते हैं, तो वी क्रिएटेड हिस्ट्री इन द सेंस कि बिहार के इतिहास में 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव या MOUs कभी नहीं आए। तो मैं मानता हूं कि एक बिहार का बहुत बड़ा जंप था या एक बहुत बड़ा पुश बिहार को उस कार्यक्रम से मिला। फिर प्रश्न आएगा कि वो तो MOUs थे, कन्वर्जन क्या है, रियलिटी में कितनी आ रही हैं। तो अभी के समय में लगभग 50% का, मतलब अप्रॉक्स 90,000 करोड़ के प्रपोजल्स को जो उनकी स्टैट्यूटरी सैंक्शंस देनी थी या उनको कहीं लैंड अलॉट करना था, वो हमने किया। तो एक ये बहुत बड़ा बिहार का एक कह सकते हैं कि एक नया उदय की ओर हम बढ़े। 2-3 बड़ी चीजें बिहार में हुई। आप जैसे जानते हैं कि बिहार लैंडलॉक्ड है, तो बिहार से एक्सपोर्ट्स करना मुश्किल होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली अब हमारे यहाँ एक ड्राई पोर्ट शुरू हो गया है जो इनलैंड कंटेनर डिपो है। अब आप बिहार के किसी भी हिस्से से दुनिया के किसी भी कोने में
आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या आप चीज़ों को आप मंगा भी सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स के लिए होती हैं, बहुत सारे स्टेट्स में बड़ी संख्या में है। हम लोग को 2 मिला है अभी, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अप्रूवल हम लोग को मिली है, जो हम लोग अभी उसको डेवलप कर रहे हैं। और सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं कि बिहार का आने वाले समय में बदलाव का वाहक बनेगा, वो है गया जी में जो हमारा IMC, जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, जो बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ रहा है, वो लगभग 1700 एकड़ पहले था, 1300 एकड़ हमने और ऐड किया, तो 3000 एकड़ का हमारा वो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनेगा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरे देश में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स की अप्रूवल दी है। उन 12 इंडस्ट्रियल नोड्स में एक गया जी में भी है। तो ये सब जो चेंजेस अब आए हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार को औद्योगिक दिशा में या औद्योगिकरण में या निवेश की दिशा में बहुत बिहार को आगे ले जाएगा। सर, एक बात जो होती है कि हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अगर हम बात करें तो कहा जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने शुरू में कही, ये बात सरकार की तरफ से कही भी जाती है, दिखती भी है, सड़कें बनी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, वो दिखता है हमें। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में भी कहा जाता है कि बेहतर हुआ है, जैसा कि सरकार इस चीज का दावा करती है। तो बावजूद इसके जिस अनुपात में निवेश होना चाहिए, क्या वो हो पा रहा है? मैंने तो अभी कहा, पिछले साल तो बिहार का एक टर्निंग पॉइंट था। आप कल्पना करें, आप अगर आप बिहार को जानते हैं या जो लोग बिहार से हैं, वो समझेंगे कि बड़े बड़े जब इन्वेस्टर्स मीट होते हैं तो दूसरे राज्यों में कितने प्रपोजल्स आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार में वैसा वातावरण नहीं बन पाया, बिकॉज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और कोई भी निवेशक वहीं आएगा, अगर किसी को भी निवेश करना रहेगा तो जब तक एक बेटर इकोसिस्टम उसको नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगा। लेकिन बिहार आज इस जगह पर आ चुका है, जिसका परिणाम है कि 1,81,000 करोड़ का MOU साइन करना। हम अभी भी अगर दूसरे राज्य से आप शायद कंपेयर करेंगे तो आपको ये राशि कम दिखेगी, लेकिन मैं मानता हूं कि हमारा एक कदम बढ़ा है और बहुत मजबूती के साथ बढ़ा है कि 1,81,000 करोड़ के निवेश के MOU हम लोगों ने साइन किए। और उसके बाद भी, उस कार्यक्रम के बाद भी आज भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो बिहार का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बिहार का बदलाव हुआ है, आप शायद इस बात पे कह सकते हैं कि टुक टाइम, शायद समय लगा, इस पर आप शायद आप कहें, लेकिन मुझको लगता है कि आज बिहार जिस ढंग से हमारी कनेक्टिविटी है, इन टर्म्स ऑफ रोड्स ले लीजिए, या आप एयर कनेक्टिविटी हमारा इंप्रूव किया, रेल नेटवर्क हमारा इंप्रूव किया, ICT का जैसे जिक्र मैंने किया। हर एक राज्य का कोई ना कोई एक समय आता है जब उसका एक इंडस्ट्रियल इमरजेंस होता है, तो वो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अब वो टाइम हमारा आ चुका है। अब आने वाला समय बिलोंग्स टू बिहार। जो कुछ चीनी मिलों के बारे में बातचीत होती है कि कई पुराने बंद हो गए, क्या वो फिर से रीओपन होंगे, फिर वहां पर काम होगा? चूंकि देखिए, आपका जो डिपार्टमेंट है वो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और हम जिस चीज की चर्चा बिहार को लेकर सबसे ज्यादा करते हैं, पलायन को लेकर, तो आपका डिपार्टमेंट एक वो डिपार्टमेंट है जो इस पर रोक लगा सकता है, पलायन रुक सकता है। तो जो चीनी मिलों की हम बात कर रहे हैं या जो कृषि आधारित उद्योगों की बात है, उसे लेकर क्या योजनाएं हैं, कितना अचीव कर पाए हैं एक सरकार के तौर पर? अगर इस बारे में कुछ बताएं मार्गदर्शन। देखिए, मैं मानूंगा कि अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रीज कभी डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं होता था। आज आप लोग इस आयोजन को कर रहे हैं, हम धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे बुलाया। अगर पहले भी इस तरह के डिस्कशंस होते होंगे, आई डोंट रिकलेक्ट कि कभी इंडस्ट्री या कुछ इस तरह का बिहार का टर्न अराउंड, इस पर कभी डिस्कशन भी होता होगा। आज चाहे माइग्रेशन को लेके हो या जो विषय आपने उठाया, अगर थोड़ा समय दें तो मैं उसको बताना चाहूँगा। 2000 ये जो जितनी चीनी मिलें थी जो बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशंस की थी, सरकार की थी, 94-95 के समय में आके सब बंद हो गई। और फिर उस समय की सरकार ने ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में इन सारे चीनी मिलों के लिक्विडेशन की एक याचिका उन्होंने दायर की, और लिक्विडेशन आप समझ सकते हैं कि वो क्लोजिंग ऑफ द कंपनी है। जब 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी और उन्होंने मुझको गन्ना विकास विभाग का जिम्मा दिया, तो मैंने इसके पूरे रिवाइवल का प्लान बनाया। जो 15 चीनी मिलें हमारी बंद थी,
पहला काम हमने किया कि उस लिक्विडेशन एप्लीकेशन को हम लोगों ने विड्रॉ किया और प्राइवेटाइजेशन की एक पूरी पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, जिसका आज परिणाम है कि उन 15 बंद चीनी मिलों में सुगौली जो ईस्ट चंपारण में है और लौरिया जो वेस्ट चंपारण में है, आज उन्हीं बंद चीनी मिले में 2 हमारी यूनिट्स फंक्शनल हो चुकी हैं जी, वो काम कर रही हैं। रेस्ट ऑफ द शुगर फैक्ट्रीज के लिए हम लोगों ने निविदा निकाली, उसके टेंडर आए, बहुत बार टेंडर आए, अनफॉर्चुनेटली बिड्स नहीं आए। अब ये तो निवेशक के ऊपर है, क्योंकि एक कारण ये भी रहा कि जिन क्षेत्रों में चीनी मिल थी वहां के फार्मर्स ने जब मिल बंद हो गई तो गन्ने की खेती करना उन्होंने बंद कर दिया। अब ये प्रश्न आता है कि किसान पहले गन्ने की खेती करेगा या निवेशक पहले मिल लगाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन आई नहीं और बिड्स निकालने के बाद भी वो हुआ नहीं। इस बीच में सरकार ने क्या किया कि वाइबिलिटी, उन्होंने एक स्टडी हम ही लोगों ने कराई थी कि कौन सी मिलें शुगर फैक्ट्रीज के लिए वाइबल हैं और कौन नॉन वाइबल है। तो नॉन वाइबल जितनी यूनिट्स थी उनको फिर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी गई, बियाडा जो हमारा लैंड बैंक का हिस्सा है, और वो जमीन हमको मिला, उसी पे आज हम मेजरली मेरे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। और अभी भी जो मेरी जानकारी है, क्योंकि गन्ना विभाग एक अलग विभाग है, SBI कैपिटल के माध्यम से पुनः उसका वैल्यूएशन कराया गया है और मैं समझता हूं कि जो कुछ चीनी मिलें हैं जिनको वाइबल पाया गया है, सरकार एक बार प्रयास फिर करेगी क्लोज शुगर फैक्ट्रीज को चलाने के लिए। हमारा ये सवाल था, जो बिहार में जब NDA की गवर्नमेंट बनी 2020 में, तो कई जगह पे देखा गया इथेनॉल के प्लांट लगाए गए, चाहे मतलब बक्सर की बात कर लें, पूर्णिया की बात कर लें, और जगह मुजफ्फरपुर में भी। क्या इस क्षेत्र में अभी आप कंटिन्यू हैं, लोगों से बातचीत चल रही है और भी प्लांट लगने वाले? क्योंकि यहाँ पे ये देखा जा रहा था जो गन्ना की जो है उत्पादकता बढ़ाई जा रही थी, उसमें जो है इथेनॉल प्लांट का जो है विशेष करके ध्यान दिया जा रहा था, ताकि आगे भविष्य में इसको हम लोग और मतलब ये कर से आगे बढ़ा सके। तो उस पर भी अभी कंटिन्यू है या फिर अभी क्या इसका है स्थिति, मुझे हालत? देखिए, बिहार ने एथेनॉल के बारे में तब सोचना शुरू किया जब कोई भी स्टेट सोच नहीं रहा था। 2007 में बिहार विधानसभा से हमने विधेयक को अपने विधेयक को एक्ट को हमने अमेंड किया, जिसमें हम लोग शुगर केन जूस से डायरेक्टली एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव बिहार सरकार का था। और लगभग, मुझको अगर याद है तो लगभग 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए थे, जो गन्ने की रस से सीधे एथेनॉल बनाने के लिए थे। उस समय की सरकार ने हम लोग को अनुमति नहीं दी और जो एक्ट हम लोगों ने बिहार विधानसभा से पारित किया था उसकी स्वीकृति नहीं मिली। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया और अब आज एथेनॉल सिर्फ गन्ने से नहीं बल्कि मक्के से भी, चावल के टुकड़ों से भी और अन्य उत्पाद से भी बनते हैं। तो बिहार जैसे राज्य में पोटेंशियल बहुत एथेनॉल की, और आज लगभग 17 यूनिट्स एथेनॉल की काम कर रही हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो वो एक ऑफटेक एग्रीमेंट करते हैं इन एथेनॉल यूनिट्स के साथ कि जो वो एथेनॉल बनाएंगे उसका वो उनसे वो खरीदेंगे। तो आज हमारी यूनिट्स काम कर रही हैं और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने भारत सरकार को एक पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिखा है कि हमारा जो एथेनॉल का जो ऑफटेक एग्रीमेंट है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं, क्योंकि अभी भी बिहार में बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हुए हैं जो एथेनॉल के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं। तो एथेनॉल एक बहुत वाइबल सेक्टर है, बट साथ ही साथ कंप्रेस्ड बायोगैस CBG एक बायोफ्यूल्स में एक नया सेक्टर उभरा है और आज फॉर्चुनेटली बिहार में बहुत सारे प्रपोजल्स अब कंप्रेस्ड बायोगैस के भी आ गए हैं, जो फूड वेस्ट, एग्री वेस्ट, म्युनिसिपल वेस्ट से भी वो गैस बनाते हैं। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें, जो निवेशक मान ली हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, तो निवेशक जो यहाँ निवेश करना चाहते हैं उसके लिए सरकार किन योजनाओं के साथ सामने आ रही है, उनको ऐसा क्या प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कर रही है? क्योंकि जब उनको यहाँ कुछ दिखेगा तभी वो निवेश करेंगे, तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि कई तरह के जो फॉर्मेलिटीज होते हैं कि एक फाइल इधर, एक फाइल फिर उधर लेकर जाइए, हर तरफ से क्लियरेंस, तो एक जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात होती है, उन सारी चीजों पर क्या है प्रेजेंट स्टेटस, जो हमारे निवेशक अभी देख रहे हो और मान लीजिए वो चाहते हो इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए कुछ बताएं। देखिए, हमारा निवेश का एक पोर्टल है और वो पोर्टल है, और आप शायद बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बार बिहार की अच्छी चीज़ों को हम ही लोग नहीं मानते हैं कि बिहार में अच्छी चीज़ें होती हैं। वो हमारा
जो पोर्टल है वो जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड उसको देखता है। आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, एवरी वीक हमारी उसकी बैठकें होती हैं अप्रूवल्स की, और किसी भी निवेशक को किसी और डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ओनस हमारे ऊपर होता है, मतलब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि आपको जितने भी क्लियरेंसेस लेने होते हैं वो क्लियरेंसेस हम करके देते हैं। तो हमारे पास तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। सक्सेस स्टोरी यहां तक है कि हम लोगों ने 54 दिन में यूनिट को खड़ा भी कर दिया है। तो SIPV एक ऐसा हमारा सिस्टम है कि आप अप्लाई करते हैं, देश दुनिया में आप कहीं भी हैं, वेब बेस्ड है, डिजिटली है, आप उसमें आप अप्लाई करेंगे और हम लोग ट्रैक करते हैं और टाइम पर उसके स्टेजेस हैं अप्रूवल के। सर्टेन अप्रूवल जो हमारे सेक्रेटरी स्तर पर होते हैं वो मिलता है, कुछ अप्रूवल डेवलपमेंट कमिश्नर के स्तर पर है, कुछ मंत्री के स्तर पर है, और कुछ फिर जब अगर फाइनेंशियल क्लियरेंस चाहिए होता है तो कैबिनेट में जाता है। तो ये हमारा काम करता है। साथ ही बियाडा जो हमारा लैंड बैंक हैंडल करता है, बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका भी ऑनलाइन पोर्टल है। जैसे अभी आप ही देखेंगे कि बिहार में 84 इंडस्ट्रियल एरिया पहले से कार्यरत थे, उन इंडस्ट्रियल एरिया में कहाँ का लैंड अवेलेबल है तो आप उसको देख सकते हैं, उसके लोकेशंस हैं, आप देख सकते हैं, आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं और विद इन 7 डेज हम उसकी अप्रूवल देते हैं। शायद यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट आता है इंसेंटिव्स की। बहुत बार लगता है कि सरकार घोषणाएं करती हैं लेकिन वो अमल में नहीं आता है। मैं पूरी जवाबदेही के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि मेरे किसी भी निवेशक को जो हमारे पॉलिसी के तहत एलिजिबल हैं उनको सचिवालय नहीं आना पड़ता है। हमारा उनके इंसेंटिव्स का हमारा पोर्टल है, सारे डॉक्यूमेंट्स वो ऑनलाइन अपलोड करते हैं। अगर 3 मंथ्स क्वार्टर पर उनको पेमेंट जाना है सीधे उनके अकाउंट में चला जाता है। ना किसी निवेशक को मुझसे मिलने की जरूरत है, ना मेरे विभाग में किसी भी पदाधिकारी से मिलने की जरूरत है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम बात करते हैं तो जब तक उसको हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो कोई भी निवेशक नहीं आएगा। और यहाँ जो एग्जिस्टिंग निवेशक हैं वो अगर हमारे बारे में अच्छा फीडबैक नहीं देंगे तो कोई भी नया निवेशक नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि बिहार का जो आज चर्चा होने लगी है कि हैसल फ्री है, बड़े निवेश भी आ रहे हैं, जिनकी एक यूनिट कार्यरत है अब वो दूसरी यूनिट भी डाल रहे हैं। तो हमारी पॉलिसीज हेल्प कर रही हैं। और अब जो नया पैकेज आया है जिसमें हम 1000 जॉब्स क्रिएशन पर हम 10 एकड़ लैंड भी दे रहे हैं, 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे 25 एकड़ लैंड फ्री दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे रहे हैं, हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ करेंगे उस पर हम दे रहे हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं अब आ गई हैं कि जो अगर कोई निवेशक चाहेगा तो उसका लाभ ले सकता है। नीतीश जी, एक सवाल है, आपने तमाम सुविधाओं की बात कही और सुविधाएं मिल भी रही होंगी और काम भी हो रहा होगा, लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है जो बड़े निवेशक हैं, मतलब जो भारत में 1 नंबर 2 नंबर या 3 नंबर पर है, उनकी तमाम फाइलें तुरंत हो जाती है और सरकार लग करके उनकी चीजों को करता है। लेकिन अभी भी वैसे निवेशक हैं जो पहले से काम कर रहे हैं बिहार में, उनको भी टेक्निकली प्रॉब्लम्स काफी हो रहे हैं और सबसे बड़ा है जो एनवायरमेंट क्लियरेंस होता है उसको लेकर के काफी परेशानी आ रही है। इस मामले को लेकर कोई संज्ञान में आपका है मामला, या फिर इसको लेकर कुछ सरकार सोच रही है क्या? मैं एक तो आपको क्षमा करेंगे लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे लिए निवेश चाहे वो 1 करोड़ का हो या 1000 करोड़ का हो, मेरे लिए निवेशक सामान्य है और हम उसको उसी दृष्टि से हम देखते भी हैं। और जब मैं बड़े निवेश की बात कर रहा हूं तो थोड़ा भी समय शायद ना हो, लेकिन हम MSME सेक्टर मेरा कोर एरिया है। बिहार जैसे इस राज्य के लिए जो छोटे उद्योग हैं वो है। EC क्लियरेंस या एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो सीधे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के डोमेन का विषय नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कंसर्न है, उसके बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एनवायरमेंटल इश्यूज को हमको अडियर करना, उनको फॉलो करना, उनके रेगुलेशंस को देखना, ये एक हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। वहां हो सकता है थोड़ा समय लगेगा लेकिन लग सकता होगा, लेकिन हम लोग भी वहां फास्ट ट्रैक कराने की कोशिश करते हैं। और जो इश्यूज हैं, जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो एक आपको पब्लिक हियरिंग भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सीमेंट फैक्ट्री कोई आ रहा है तो उसकी पब्लिक हियरिंग भी होती है, वो प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, पेपर में, तो वो हम करते हैं। लेकिन मेरी नजर में कोई निवेशक ऐसा नहीं आया है जो निवेश करना चाह रहा हो और हमारे ऑफिस की
पेचीदगियों के कारण वो कहीं से वो दुखी हो गया हो, क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का जो सिद्धांत है उसको हम लोग फॉलो करते हैं और हमारे लिए हर एक निवेशक, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, एक ही दृष्टि से हम उसको देखते हैं। दूसरा सवाल है मखाना बोर्ड को लेकर के। मखाना बोर्ड भारत सरकार ने बनाया, बिहार के लिए एक अच्छी पहल है, लेकिन क्या लगता है कि कोसी जो इलाका है, जहां कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, इस इलाके में बहुत ज्यादा मखाना की खेती होती। कहा जाता है कि देश का 70% से 90% मखाना बिहार से जाता है। तो इस मखाना बोर्ड का जो मुख्यालय है या जो इसका जो भी स्टेटस है वो इस इलाके में बनना चाहिए था। नहीं, देखिए, ये मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा, उसका ऑफिस कहाँ होगा, वो मेरा डोमेन नहीं है। वो भारत सरकार में, भारत सरकार से मैं आपको बता रहा हूँ, वो कृषि मंत्रालय का विषय है। लेकिन क्योंकि मखाना आज के संदर्भ में एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सुपर फूड है, और मैं आपको बताऊं तो सुन के प्रसन्नता होगी कि यूएस के टैरिफ लगने के बाद भी 11 सितंबर को एक बड़ा शिपमेंट मखाना का यूएस गया भी, तो ग्लोबली उसका डिमांड है। हम एज अ इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमने जो मखाना बोर्ड का टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनना था कि मखाना बोर्ड को क्या कार्य करने हैं, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हमने डिटेल रिपोर्ट आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को मैंने भेजा भी, उसको उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि जो मखाना बोर्ड का टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पर्सपेक्टिव है या जो इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव है, वो उसमें आएगा। ये फैक्ट है कि बिहार में ही मोर देन 90% मखाना की खेती है, और मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो सर्वाधिक मखाने की खेती में, अगर आप दरभंगा से लेके आप पूर्णिया तक चले जाएं तो पूरे मखान की खेती वहीं होती है। बोर्ड कहाँ होगा, लोकेशन उसका क्या होगा, शायद हम उस पर ना जाके उनके एक्टिविटीज को देखें, उनके कार्यों को देखें, और जिस उद्देश्य के साथ उनको बनाया जा रहा है अगर हम उस पर केंद्रित करें तो आई थिंक वो बिहार के हित में ज्यादा बेहतर होगा। एक नीतीश जी, एक सवाल है, कुछ दिनों पहले थोड़ा सा एक पॉलिटिकल सवाल इसमें मिक्स है। कांग्रेस के द्वारा विरोध जताया गया, जो तिरुपति में जो पावर प्लांट आप लोग लगा रहे हैं उसमें जमीन का जो रेट होना चाहिए उसका अनदेखी किए हैं, एकदम सस्ते कौड़ी के भाव में जमीन दिए हैं। क्या अगर ये आपसे जुड़ा हुआ, बियाडा से जुड़ा हुआ मामला है या फिर आपके लैंड से जुड़ा मामला है, तो इसका क्या कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो सही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट वो आ रहा है, और बिहार पहला स्टेट नहीं है जो 1 रुपए पर या सस्ती दर पर जमीन दे रहा है। आप बिहार को भी जानते हैं, पीरपैंती का लैंड एक्विजिशन आज से नहीं चल रहा था, 2011-12 से चल रहा था, और मेजॉरिटी ऑफ लैंड ओनर्स जो भूदाता हैं उनको का कॉम्पनसेशन दिया जा चुका है। कुछ जो रह गए हैं उनको भी प्रशासन ने सेटल कर दिया है या सेटल हो रहा होगा। ये एक बिडिंग प्रोसेस से मिला है, 4 बड़ी कंपनियों ने बिड किया इसमें, और ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बल्कि मैंने, क्योंकि एनर्जी डिपार्टमेंट देख रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि लोगों के मन में गलत जानकारियां जा रही हैं तो मैंने अपने तरफ से जानकारी भी साझा की थी और पूरे प्रोसेस को मैंने बताया था ये कैसे हुआ। तो जब 4 कंपनियों ने उसमें अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला या टेंडर उन्होंने डाला, एक रेट तय होना था कि लोएस्ट रेट जिस पे गवर्नमेंट परचेज करेगी, तो अडानी ग्रुप का लोएस्ट रेट था। तो उस लोएस्ट रेट पे अगर सरकार ने वर्क अलॉट किया है तो मेरी समझ से प्रोसेस इतनी ट्रांसपेरेंट है, बाकी 3 कंपनियां भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किन्हीं की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आई और सबने पूरे एक ड्यू प्रोसेस के बाद दिया है। तो मुझको ये लगता है कि देखिए, पॉलिटिकल रीजंस अपनी जगह हो सकती हैं किसी को कोई चीज पर ऑब्जेक्ट करने के लिए। एज अ बिहारी मैं कहूंगा, तो मैं मंत्री आज हूं, शायद कल रहूं ना रहूं अलग विषय है, लेकिन एक बिहारी के नाते आज बिहार में भी इस तरह के निवेश आ रहे हैं और ये निवेश अन्य निवेशकों में कॉन्फिडेंस ऐड करेगा कि इतना बड़ा निवेश भी बिहार में अब आ सकता है, वो हैंडल हो सकता है। तो मुझे उस दृष्टि से देखनी चाहिए और हम लोगों को, और प्रोसेस बहुत सही है, ओपन है, पब्लिक डोमेन में है। अगर कहीं किसी को लगता है कि गलत हुआ है तो सही फोरम पर जाएं, वो अपना उसको सर एक सवाल है कि बिहार का गौरव आप लोग कब वापस कर रहे हैं? चूंकि कई ऐसे उद्योग है जो बंद हो चुके हैं, उसे कब तक आप लोग चालू करवाइएगा? और इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, चूंकि पलायन बढ़ चुका है, तो ऐसे में सरकार की योजना क्या है, आपने क्या सोचा है? कितना समय है मेरे पास? आप
बोलिए सर। अब बोलिए। लोग को सुनने में रुचि एक ऐसा नहीं, विषय रुचि है। लोग को राजनीतिक बातें सुनना ज्यादा नहीं। अच्छी बेहतर लगती है, और मैं हूं जो थोड़ा संयमित और फैक्ट्स डेटा के साथ मैं बोलता हूं, तो मेरी टीआरपी भी कम ही रहती है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखिए, बिहार का गौरव, बिहार हमेशा गौरवशाली रहा है। पहले आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है, बिहार आज भी गौरवशाली है और बिहार का भविष्य भी गौरवशाली है। सरकारें आती हैं जाती हैं, वो अलग विषय है, उसको उस दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए। और क्योंकि मैं इसको इस ढंग से भी कह सकता हूं कि लगभग 8-10 महीने में पर्यटन मंत्री भी था उद्योग के साथ साथ, तो बिहार की असीम संभावनाओं को जिस ढंग से नेशनली और इंटरनेशनली लाने का, या हमारे जो धरोहर है या जो हमारी जो संस्कृति है उसको कैसे हमने एक स्टेज पे लाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, वो भी मैंने अनुभव किया कि नहीं, बिहार की क्षमताओं को आगे बढ़ाया और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि जो क्लोज फैक्ट्रीज, एक तो मैंने आंसर किया कि जो क्लोज शुगर मिल्स थी उसके बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो कतिपय कारणों से बंद हुए और अधिकांश लिटिगेशंस में है, कानूनी पेचीदगियों में। अगर कोई स्पेसिफिक किसी यूनिट पर आपका प्रश्न हो तो शायद मैं उसको बेहतर समझ सकूंगा और शायद बता सकूंगा, लेकिन इन जनरल क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजों को देखा, मेरा कार्यकाल कोई बहुत लंबा नहीं है, 1.5 साल का है, उसमें 3 महीने लोकसभा चुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट में था, तो कुल मिला के 15 महीने से मैं ये काम देख रहा हूं। मेरी ये कोशिश जरूर रही कि जितने भी लिटिगेशंस हैं उन लिटिगेशंस को अगर हम दूर कर सकें, करने की कोशिश करें। बहुत बार विद्वान एडवोकेट जनरल से मैं खुद भी मिला, बात भी किया, समझा, लेकिन अगर जहां पे कानूनी अड़चने हैं तो वो अपना समय लेगा। माइग्रेशन एक इशू है, लेकिन आपको शायद जानकारी नहीं होगी, और मैं अगर कहूंगा, नहीं मालूम कितने लोग विश्वास करेंगे कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन भी शुरू हुआ है। और बिहार में रिवर्स माइग्रेशन इस ढंग से शुरू हुआ, और कोविड ने हम सबको एक लेसन दिया और निवेशकों को भी ये लेसन दिया कि आज या कल आपको अपनी इकाइयां वहीं स्थापित करनी पड़ेंगी जहां आपके वर्कर्स हैं। और ऐसे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज आज बिहार में हैं, जो देश में कहीं लोग काम कर रहे थे आज वापस बिहार में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी वापस आ गए, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी बाहर जाएगा और वो हमेशा जाएगा, और वो सिर्फ बिहार से नहीं, किसी भी राज्य से जाएंगे, बिहार से दूसरे स्टेट में जाएंगे, कहीं से यहां से आप फॉरेन आप जाएंगे, तो वो है। बेसिक सबसिस्टेंस के लिए कोई जाता है वो पेनफुल है। तो अभी हम लोग की कोशिश है, जैसे अगर आप अवगत हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्णय लिया है जिसको राज्य मंत्री परिषद ने भी स्वीकृति दी है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 1 करोड़ जॉब्स और रोजगार के अवसर, मतलब नौकरियां और रोजगार के अवसर पर हम काम करेंगे। और हमारे यहाँ सिर्फ निवेश नहीं, निवेश आते हैं तो बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी लाता है, लेकिन एट द सेम टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखिए। जैसे मैं आपको स्टार्टअप जो आज के यंग जनरेशन में जिसकी शायद हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, मैं जब उद्योग मंत्री बना तो लगभग 520 स्टार्टअप्स थे बिहार में, आज लगभग 1600 स्टार्टअप्स हैं। और ये 1600 स्टार्टअप सिर्फ बिहार के यूथ के नहीं हैं, ये पूरे बिहार के विभिन्न हिस्सों के हैं। हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जैसी स्कीम्स चल रही हैं, बिहार लघु उद्यमी योजना स्कीम है, प्रधानमंत्री रोजगार स्कीम चल रही है, पीएमएफएम स्कीम चल रही है। तो ये सारे स्कीम्स भी एक बड़ी संख्या में, आज 2 लाख से अधिक स्वरोजगारी बिहार के हर एक हिस्से में आपको दिखेंगे, जो ग्रामीण इलाकों में ना सिर्फ अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और कुछ ना कुछ रोजगार भी क्रिएट कर रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पैकेज की बात हमने कही कि 1000 जॉब्स जो देगा उसको हम 10 एकर्स लैंड फ्री देंगे, तो ये हमारा एग्रेसिवनेस और हमारा कमिटमेंट दिखा रहा है कि हम इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं कि हमारी माटी हमारा रोजगार, कि हमारे लोगों को अपने घर में ही काम मिले, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और रिजल्ट्स आ भी रहे हैं। माइग्रेशन एक दिन में कोई समाप्त नहीं कर सकता है, नो वन कैन से दिस कि हम माइग्रेशन एक दिन में हम खत्म कर देंगे, इट विल टेक टाइम। लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको समझ रहे हैं। सरकारी अफसर भी आएंगे, निजी निवेश से भी रोजगार बढ़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ भी रोजगार के बहुत सारे अवसर आएंगे। एक अंतिम सवाल, 2025 में कितना सीट देख रहे हैं एनडीए को? नहीं, ये सब मैं इस पे नहीं, मैं अपनी सीट के बारे में सोच रहा हूं। और मतदाता जहां 3.5 लाख एग्जामिनर आपकी उत्तर पुस्तिका को देखते होंगे, उसके बारे में कोई निर्णय नहीं ले ले। मैं इतना बड़ा कोई राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं हूं कि पूरे स्टेट का आकलन कर दें, ये आकलन आप लोग करें। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूं कि हमने काम बेहतर किया है, वी हैव परफॉर्म। हमारे पास लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लोगों के जीवन
जीवन शैली में बदलाव आया है, उन कार्यों के साथ हम जा रहे हैं और मुझको पूरा विश्वास है कि हम लोग पुनः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग की सरकार बनी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप आए, समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद नीतीश मिश्रा जी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था परिचय में ही कि इनको सुनने में बहुत आनंद आएगा, फैक्ट्स, फिगर्स, एवरीथिंग, और आरोप प्रत्यारोप की कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है, तो इन्हें सुनने में बहुत ही आनंद मिलता है। हालांकि पॉलिटिकल लीडर हैं लेकिन अप्रोच बहुत ही जेन्युइन है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।